हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप लोग। आज हम इस लेक्चर में एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। उस टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। कोई भी आपसे अगर पूछता है व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई भी आपसे पूछता है तो आपको ये साफ दिखाई दे रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में ये बताया जाता है कि एक ऐसा सरफेस जहां पे हर जगह एवरीवेयर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है एवरीवेयर, तो आप उसे कहते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब एक ऐसा सरफेस जहां पे हर जगह एवरीवेयर पोटेंशियल सेम हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे एग्जांपल बताऊं कि मान लो एक चार्ज क्यू है आपके पास और इसके चारों तरफ अगर हम एक स्फेरिकल सरफेस ले लें, इसका रेडियस आर है, तो ये जो सरफेस देख रहे हो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। तो एक चार्ज के चारों तरफ किस तरह का सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा, किस तरह का स्फेरिकल सरफेस। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, के क्यू बाय आर। यहां पर भी आओगे तो डिस्टेंस आर है, यहां पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू बाय आर। यहां पर आओगे तो यहां पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चे, के क्यू बाय आर। यानी हर जगह अगर देखोगे, कहीं पर भी देखोगे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एवरीवेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। तो ये जो सरफेस आपने देखा, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है बच्चे, ये कैसा सरफेस है, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है। तो एक चार्ज के चारों तरफ किस तरह का सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा, स्फेरिकल सरफेस। मतलब हर जगह वोल्टेज कांस्टेंट हो, हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट हो, इसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस बात को नहीं भूलना, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहां पर कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप ड्रॉ कीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ कीजिए। कैसा देगा, जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले बोलेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। देखो ध्यान से, पेपर में आएगा कि अगर आपके पास एक चार्ज प्लस क्यू है, एक चार्ज माइनस क्यू है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इसके लिए एक ही जगह पे दोनों चार्जेस है, प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। तो सुनो, सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कैसे, जरा आप ध्यान से देखना। यहां पर स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होगा, ध्यान से देखो, स्फेरिकल होगा। चाहे आप एक सरफेस दिखाओ या बहुत सारे सरफेस दिखाओ, होगा तो स्फेरिकल। लेकिन आप एक बात नोटिस कर रहे हो, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो प्लस से किधर जाती हैं, माइनस की तरफ, प्लस से किधर जाती हैं, माइनस की तरफ, प्लस से किधर जाती हैं, माइनस की तरफ, प्लस से किधर जाती हैं, माइनस की तरफ। कुछ लाइंस इधर भी जाएंगे, कुछ लाइन इधर से भी आएंगी। लेकिन क्या कहा जाता है, जहां लाइन के नंबर डेंसिटी ज्यादा होते हैं, जहां नंबर डेंसिटी ऑफ लाइंस, जहां लाइंस ज्यादा होती हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, वहां सरफेसेस के बीच जो गैप होता है वो कम होता है। मान लो आपने एक इक्विपोटेंशियल दिखाया, दूसरा दिखाया, तीसरा दिखाया, जितने भी दिखाने दिखाओ, होगा तो स्फेरिकल ही। लेकिन जिधर लाइंस ज्यादा होती हैं, कौन सी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उधर सरफेस के बीच जो गैप होता है वो कम होता है। कैसे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने बेटा, E इज इक्वल टू dv बाई डी आर, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, E इज इक्वल टू dv बाई डी आर। तो यहां से देखो साफ दिख रहा है कि E जो है वो dr के इनवर्सली है। मतलब dr का मतलब यहां ये dr हो गया गैप बिटवीन द सरफेसेस।
तो जहां E ज्यादा होगा वहां dr कम होगा। जहां E ज्यादा कहां पे हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा होगी, जहां लाइंस ज्यादा होंगे। तो जहां लाइंस ज्यादा होंगे वहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी और वहां dr कम होगा, सरफेस के बीच गैप कम होगा। और इधर लाइंस कम होते जाएंगे क्योंकि उधर लाइंस कम होते जाते हैं। कब? जब एक चार्ज प्लस हो एक चार्ज माइनस हो तो इधर की तरफ लाइंस कम होती हैं, इसलिए वहां dr गैप ज्यादा होगा, इसीलिए सरफेस के बीच गैप बढ़ने लगता है। ज्यादा गैप इधर होता है, इधर गैप कम होता है। अब किसी ने कहा कि भाई अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हों, दोनों चार्जेस सेम नेचर को, मतलब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, बट हो सेम नेचर के, तब बताओ कैसा होगा। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बेटा। इस केस में क्या होगा, ये देखो, ये देखो, अब देखते जाओ। यहां पे क्या हो गया, अच्छे से सुनो बेटा। यहां पे लाइंस बीच में नहीं जाएंगी, जो भी लाइंस होंगी इधर ज्यादा होंगी, इधर ज्यादा लाइंस होंगी, बीच में लाइंस कम होंगी क्योंकि लाइंस प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं। इधर लाइंस कम होती है, मैंने क्या कहा, इधर लाइंस कम होंगी, उधर सरफेस के बीच गैप ज्यादा होगा। तो अगर पेपर में आ गया ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस चार्ज कॉम्बिनेशन एंड दिस चार्ज कॉम्बिनेशन, तो ऐसे ही बनाना जिधर लाइंस ज्यादा होती हैं। अगर एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है तो बीच में लाइंस ज्यादा होंगी, उधर की तरफ लाइंस कम होंगी। तो इधर लाइंस कम होंगी, उधर सरफेस के बीच गैप थोड़ा ज्यादा दिखा देना। और यहां अगर दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं तो लाइंस जो भी होंगी उधर की तरफ होंगी, बीच में लाइंस होंगी नहीं, तो यहां सरफेस के बीच गैप ज्यादा दिखा देना। इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज कहीं से कहीं मूव कर ले, वर्क डन जीरो होता है। ये तो ये प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज कहीं से भी कहीं मूव कर जाए, वर्क डन जीरो होता है। क्यों? आपको पढ़ाया आपने कि अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है, ए बी सी डी, मान लो क्यू चार्ज मूव कर रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है मूविंग चार्ज इनटू जहां से जहां गया है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और जब सरफेस इक्विपोटेंशियल है, यानी पोटेंशियल जब कांस्टेंट है, जब ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है, जब पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर तो जीरो हो गया, ऑब्वियसली जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो फिर वर्क डन कहां से होगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये है बेटा, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस सरफेस पे कोई भी चार्ज अगर मूव कर जाए यहां से वहां, वर्क डन जीरो होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मान लो एक चार्ज है क्यू, तो ये क्यू के चारों तरफ जो सरफेस देख रहे हो वो कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बताया ना मैंने, चार्ज के चारों तरफ स्फेरिकल सरफेस ही होता है इक्विपोटेंशियल। अब मान लो यहां पे एक दूसरा चार्ज, इसको O मान लो, Q डैश, मान लो यहां से यहां गया और यहां से यहां, ऐसे जाकर ऐसे आ गया, चला मान लो A पॉइंट, इसे मान लो पॉइंट A से O गया, O से B आया। लेकिन आप देखो फिर ये पूछेगा कि जो चार्ज मूव किया है, कौन चार्ज मूव किया है, Q डैश, तो इसको मूव करने में वर्क डन क्या कराना पड़ा, तो वर्क डन विल बी जीरो। क्यों वर्क डन जीरो हो गया, समझदार हो, क्योंकि जो चला भी था इस सरफेस से, पहुंच भी गया उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ये किसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, चार्ज Q का। ये जो बना है चारों तरफ स्फेरिकल सरफेस, ये Q का क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जो चार्ज मूव किया है, कोई भी, ये थोड़ी मूव करेगा, मूव तो दूसरा चार्ज करेगा। तो ये जो चार्ज मूव किया है, ये जिस सरफेस पे मूव किया है वो कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इसको मूव कराने में, जीरो। चाहे आप ऐसे होकर ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस से चले हो और उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पहुंच गए हो तो वर्क डन जीरो होगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि वर्क डन विल बी जीरो, फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखना। अब दूसरी प्रॉपर्टी की हम बारे में बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी तो हमने आपको डिस्कस कर दी। अब बेटा दूसरी प्रॉपर्टी आ जाओ।
दूसरी प्रॉपर्टी ये है इसकी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, याद रखना इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कि इस सरफेस पे, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इस बात को ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना। पेपर में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किस एंगल पे होती है, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। आपको मैं इसको प्रूव कर देता हूं, सुनो। अभी आप एक बात बताओ कि वर्क डन का, कभी आपने क्या देखा कि कोई भी चार्ज अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ट्रेवल करेगा तो वर्क डन क्या होगा? 0। और वर्क डन का फॉर्मूला आप बेसिक फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? एफ कॉस थीटा। कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब क्या हो गया बेटा? कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी काम करेगा उस चार्ज पे वो उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। किसके डिस्प्लेसमेंट के? जो चार्ज मूव किया है। किस पे मूव किया है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तभी तो वर्क डन 0 का लेके चल रहे हैं। तो जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगी। और डिस्प्लेसमेंट हवा में तो होता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो सरफेस पे ही होता है। तो लिख सकते हो फिर कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो परपेंडिकुलर टू क्या होगी? परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस, यानी साबित हो गया। सेकंड पॉइंट ये क्लियर हो गया बेटा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो उस पे जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो वहां पे जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो जेड डायरेक्शन में होगी। मान लो वो जेड एक्स प्लेन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वाई में होगी, क्योंकि सरफेस तो 2D होगा तो इंटेंसिटी उस पे नॉर्मल आएगी। इस बात को याद रखना। अब इसी पे एक क्वेश्चन आता है पेपर में, वो हम आपको दिखा देते हैं क्या आता है, जरा सुनो। जैसे क्वेश्चन आया, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन एक्स वाई प्लेन। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो एक्स वाई प्लेन में। देखो सुनो ध्यान से, क्या आ गया? ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस in xy plane so that EFI, electric field intensity between surfaces are uniform। और दूसरे में बोला है नॉन यूनिफॉर्म। आप मेरी बात को समझो। सबसे पहले आपको ये अच्छे से पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। अगर कोई आपसे बोल दे कि एक्स वाई प्लेन में सरफेस बनाओ, एक्स और वाई, तो ऐसे बनाओगे एक्स और वाई। अगर कोई आपको बोल दे कि आप जेड एक्स प्लेन में सरफेस बनाओ, जेड और एक्स, तो ऐसे बनाओगे। ये एक्स हो गया है ना, एक्स और जेड। और अगर आपको कोई बोल दे भैया आप वाई जेड प्लेन में बनाओ, वाई और जेड, तो ऐसे बनाओगे। वाई और जेड, एक्स और जेड, एक्स और वाई। ओके, यहां किस सरफेस में बोला है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन से प्लेन में बोला है भैया? एक्स वाई प्लेन में। इसको मैं चेंज कर देता हूं, चलो एक्स वाई प्लेन हटा देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं जेड एक्स प्लेन में या वाई जेड प्लेन में। चलो जेड एक्स प्लेन में बोल देता, जेड एक्स प्लेन में। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। तो जेड एक्स प्लेन में कैसे बनाओगे? जेड एक्स प्लेन मैंने बनाया था एक्स और जेड। देखना, एक सरफेस बना दिया, दो सरफेस बना दिया, तीन सरफेस बना दिया, तीनों देखो जेड एक्स प्लेन में बना। और ये मान लो कि तीनों सरफेस का अपना अपना वोल्टेज है। मान लो इसका वोल्टेज 8 वोल्ट है,
इसका वोल्टेज 6 वोल्ट है, इसका वोल्टेज 4 वोल्ट है। वैल्यू अपने हिसाब से सेट कर दी। मान लो इसके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, इसके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर। ये वैल्यू हम कैसे ले रहे हैं देखो, अपने हिसाब से सेट कर ली। अब बताओ तो बेटा ये कौन से डायरेक्शन में, कौन से प्लेन में ये सरफेस बोला था, ZX प्लेन में। तो इंटेंसिटी इनके बीच जो भी होगी इंटेंसिटी का, अब बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस तो एक स्फेरिकल सरफेस होता है, आप समझ नहीं पाए। वो अलग चीज था, वो एक चार्ज के चारों तरफ सरफेस था। ये अपने आप में पूरा एक चार्ज सरफेस, ये पॉइंट चार्ज के चारों तरफ सरफेस इक्विपोटेंशियल स्फेरिकल था। बट ये जो हम मान रहे हैं, ऐसे मान लो एक शीट है, एक चार्ज शीट है जो अपने आप में पूरी चार्ज बॉडी है जिसका वोल्टेज 4 वोल्ट है। तो ये इसका सरफेस अपने आप में इक्विपोटेंशियल हो गया। ये क्या था, एक चार्ज के चारों तरफ एक सरफेस था, और ये अपने आप में ही एक चार्ज सरफेस है। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। तो ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका वोल्टेज 4 वोल्ट है। ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका वोल्टेज 6 वोल्ट है। ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पूरा का पूरा चार्ज मेटालिक सरफेस है जिसका अपना वोल्टेज 8 वोल्ट है। समझो अब क्या बोला गया, अब ये बोला गया बेटा, ध्यान से देखते रहना कि अब ये कौन से प्लेन में बोला था इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने, ZX प्लेन में। तो इंटेंसिटी इसकी किधर जाएगी, Y में। तो मान लो इसके बीच इंटेंसिटी E1 है, देखो Y एक्सिस में दिखाया। इसके बीच इंटेंसिटी E2 है, देखो मैंने किधर दिखाया, Y एक्सिस में दिखाया। और अगर YZ प्लेन में बनाने बोलता तो ऐसे बनाते, तो उसकी इंटेंसिटी इधर जाती। बस हो गया। अब एक बात बताओ, E1 E2 की वैल्यू निकालते हैं। तो E का फॉर्मूला क्या जानते हो आप, हमने पढ़ाया था dV/dr, अगर मॉडुलस साइन के साथ लेने dV/dr, तो उस हिसाब से क्या हो गया E dV, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 - 4 कितना हो गया 2 अपॉन dr, 2 कट गया, क्या आंसर आ गया 1 वोल्ट पर मीटर। इसके बीच का निकालें अगर E2, यहां भी देखो dV/dr माइनस करो 8 - 6 कितना, dV का मतलब क्या होता है, दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। 8 - 6 कितना 2 अपॉन dr कितना 2। अब देखो ये यहां पर जितनी वैल्यू E1 की है उतनी वैल्यू E2 की आई, तो ये एग्जांपल सेट हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला था, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ZX प्लेन में बनाओ और इस तरह बनाओ कि उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आए वो यूनिफॉर्म आए। तो हमने कुछ इस तरह सब सरफेस का वोल्टेज सेट किया, हमने कुछ इस तरह इनके बीच की डिस्टेंस को सेट किया जिससे E1 और E2 की वैल्यू सेम आ गई। तो बोलोगे सर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। अब बोला नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल सेट करो, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए कुछ भी एक काम कर दो, उसके लिए कोई भी एक वैल्यू चेंज कर दो। चलो 2 की बजाय 1 ले लो, तो जब 2 की बजाय यहां 1 ले लोगे तो आपको साफ दिख रहा है बेटा, यहां पे 1 हो गया, यहां पे 2 आ गया, बदल गई इंटेंसिटी। यहां पे E1 अलग E2 अलग, तो ये एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बीच का। मतलब ये था कि कुछ ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ ताकि सरफेस के बीच में एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म हो और एक बार नॉन यूनिफॉर्म हो। तो वैल्यू अपने हिसाब से सेट करेंगे ताकि इस फॉर्मूले से जो E आए वो एक बार दोनों जगह के E सेम आए, और एक कुछ वैल्यू उलट पुलट कर देंगे ताकि एक बार E की वैल्यू अलग अलग। किस प्लेन में बोला था, ZX, तो ZX बनाएंगे, तो इंटेंसिटी Y में दिखाएंगे, क्योंकि अभी मैंने क्या पढ़ाया, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो हमने आपको बताया ये दूसरे प्रॉपर्टी का एग्जांपल बताया। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी का। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है बेटा कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल वाले सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट करेंगी। अरे भैया पोटेंशियल किससे बनता है, चार्ज से, और चार्ज होंगी तो फील्ड लाइंस भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो लाइंस भी इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे लाइन से वो भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। और मैंने लाइन की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाया था, याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस भी अगर दो हैं तो वो भी आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट करेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। ये सब पॉइंट याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो ये जो टॉपिक हमने आज आपको पढ़ाया, ये बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाया। टॉपिक का नाम था इक्विपोटेंशियल सरफेस, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये पेपर में आते हैं। हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो और खूब अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।